हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मौलिक ढांचा पे चर्चा करने जा रहे हैं। पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं न कहीं मूल अधिकार से ही जुड़ा हुआ चीज़ है ना। उसको संरक्षण करने से संबंधित ही है। संविधान का जो विशिष्टता है उसका, है ना, उसको बचाने से संबंधित ही मूल ढांचा है। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी में सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों ने सहयोग किया है और सबका कुछ न कुछ उम्मीद भी था कि भारत में, है ना, स्वतंत्रता के बाद बहुत ही अलग ही माहौल बनेगा, रामराज कायम होगी ना। इस प्रयास से ही सब लोगों ने अथी किया और हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ा चुनौती था कि समानता कैसे लाया जाए, क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं असमानता तो था ही, चाहे वो शैक्षणिक असमानता हो, धार्मिक असमानता हो, है ना, आर्थिक असमानता हो। तो असमानता को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ संविधान में मौलिक अधिकार, इसमें कि बहुत तरह के ऐसे अधिकार थे जिसका हनन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार भाग 3 के धारा अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, जिसमें कि समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, आर्थिक अधिकार भी है ना, धार्मिक अधिकार, हर तरह का अधिकार का वहाँ पे चर्चा किया गया है। और एक तरफ डीपीएसपी भी है, उसमें कहा गया है कि राज्य जो है कि समानता, आर्थिक समानता या शैक्षणिक समानता, धार्मिक समानता लाने का प्रयास करेगा। और ये चैलेंज तो था ही कि समानता तो लाना ही था किसी न किसी कीमत पे, क्योंकि आज़ादी का वो बेस था। जिस तरह से अंग्रेज शासन और शोषण कर रहे थे, तो उससे दूर होने के लिए ही तो स्वतंत्र हुए थे भारतीय, कि रामराज कायम होगा। तो जो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि कैसे, क्योंकि समानता लाने के लिए जिनके पास ज़्यादा है उनसे ले करके, और दूसरे जिनके पास नहीं है उनको देना होगा। तो सबसे पहले 1951 में पहला इसका संशोधन किया गया, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। समानता लाने के लिए लिखा हुआ था समानता, बट ये था कि कैसे, प्रोसेस तो उसमें नहीं लिखा हुआ था। राज्य प्रयास करेगा, तो प्रयास किस तरह से करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। इसलिए क्योंकि संविधान बनाते समय हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग आपस में तो चर्चाएं करेंगे, बहुत बहस करेंगे, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आकर के और एक डिसीजन लेंगे। वोटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि वोटिंग होने पे समस्या आ जाएगी। तो कुछ अंतर्विरोध संविधान में रह ही गए थे, है ना। तो नेहरू जी के सामने पहला चैलेंज आया, है ना। और कहीं ना कहीं असमानता जो था वो आर्थिक असमानता, और उस समय भारत में आर्थिक गतिविधि मतलब कृषि या भूमि, तो भूमि से संबंधित ही असमानताएं थी। तो उन्होंने 1951 में सबसे पहला अमेंडमेंट लाया। और जो मौलिक अधिकार 12 से 35 जो धारा, दो धारा, तीन धारा बहुत इम्पोर्टेंट इससे संबंधित है फर्स्ट अमेंडमेंट में, कि धारा 13, धारा 19 1F और धारा 31। धारा 13 में कहता है कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा, चाहे आज़ादी से पहले का ऐसा कोई कानून हो। अगर वो मौलिक अधिकार को हनन करता है तो उस कानून निरस्त हो जाएगा, या उस भाग तक जो मौलिक अधिकार को हनन करता है। या तू कहता है कि, है ना, कि अभी से, यानी कि संविधान बनने के बाद अगर कोई ऐसा एक्ट बनता है जो मौलिक अधिकार को हनन करता है, तो भी वहाँ तक वो निरस्त माना जाएगा जहाँ तक मौलिक अधिकार का हनन करता है। इसका 3 कहता है 13 का कि जो ऐसा कोई एक्ट, लॉ किसे कहेंगे, तो लॉ को वहाँ पर डिफाइन किया गया कि कोई ऐसा अधिनियम, है ना, कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश होता है, राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213 के तहत जारी करते हैं, या कोई ऐसा नोटिफिकेशन, है ना, किसी भी प्रकार का नियम ला करके, रूल्स ला करके, है ना, आप अगर मौलिक अधिकार को हनन करते हैं तो वो रूल्स को शून्य माना जाएगा उस हद तक जिस हद तक मौलिक अधिकार को हनन करते हैं। साफ लिखा हुआ है 19 के 1 के F में लिखा हुआ है
आर्थिक, है ना, आर्थिक अधिकार है ना। और 31 में लिखा हुआ है कि जो है कि भूमि से संबंधित, कि भूमि को किसी से लेना जो है, अगर किसी से छीनते हैं आप, तो वो लोकहित में होना चाहिए, है ना, और लोकहित में होना चाहिए। और दूसरा बात है कि कोई लॉ बना करके ही इसको छीना जाएगा, ना कि ऐसे कोई नोटिफिकेशन के द्वारा। और दूसरा है कि उसमें कंपनसेशन की बात की हुई है कि उसका जो एक्यूरेट कंपनसेशन है वो उसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले 31 में ही अमेंडमेंट किया गया और सबसे पहले 31 का ए लाया गया और कहा गया कि इस पर 31 का कोई रूल्स इस पर फॉलो नहीं होगा। और 31 का भी लाया गया, उसमें 9वीं अनुसूची लाई गई और उसमें ये कहा गया कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो बिहार के जो शंकर प्रसाद जमींदार थे वो कोर्ट गए इसके विरुद्ध में। भाई संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, भूमि अधिकार मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक में आता है। चूँकि 32 में ये था कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 32 में वो गए। क्योंकि उस समय के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम से ही आए थे और वो जनता के भाव को समझते ही थे। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में वो एक्टिव थे, तो वो मूल चीज़ को समझते थे और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को समझती थी कि भारतीयों को क्या आवश्यकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस समय विरोध करती तो जनता सुप्रीम कोर्ट को ही साथ साथ ये करता, बॉयकॉट करता। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्णय दिया, चूँकि उस लॉ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है। लॉ में कहीं अमेंडमेंट का जिक्र नहीं था सेक्शन 13 में। तो वहाँ पे ये साफ सुप्रीम कोर्ट कहा कि पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट की पावर है और लॉ की पावर है ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे तो शंकर प्रसाद को हारना पड़ा और वो फर्स्ट अमेंडमेंट लागू हो गया। उस अमेंडमेंट को लागू होने के बाद हर स्टेट में अपना अपना लैंड रिफॉर्म शुरू हुए। इस तरह से 1964 में राजस्थान में हुआ, तो वहाँ पे जो सज्जन सिंह थे, है ना, सज्जन सिंह के द्वारा ये चीज़ किया गया कि भाई कहीं ना कहीं 70th अमेंडमेंट फिर एक बार हुआ था कि जब स्टेट को लैंड रिफॉर्म्स करने में समस्या आ रही थी, क्योंकि स्टेट का डिफाइन यहाँ पे नहीं किया गया था फर्स्ट में 31 में। तो स्टेट को डिफाइन किया गया कि ESTA-T, स्टेट का मतलब क्या है, तो किसी भी प्रकार का भूमि से संबंधित था। तो वहाँ पे अमेंडमेंट 70th किया गया स्टेट का डिफाइन और लैंड रिफॉर्म्स को ये किया गया कि लैंड रिफॉर्म्स किया जाए। तो उस समय 70th अमेंडमेंट के विरुद्ध में फिर से सज्जन सिंह ब्रह्म राजस्थान वो सुप्रीम कोर्ट गए, है ना, और उनके द्वारा याचिका दायर किया गया। तो सज्जन सिंह वाद में भी, क्योंकि उसमें भी नेहरू जी का ही शासन था, कहीं ना कहीं सरकार बहुत ही शक्तिशाली थी, जनता का पूरा भरोसा था, हर तरफ कांग्रेस का ही सत्ता थी, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला कि विधि का निर्माण और संशोधन का अधिकार दोनों अलग अलग हैं, पार्लियामेंट की शक्ति, है ना। 70th अमेंडमेंट में ही गोलकनाथ जो कि जालंधर के पंजाब के थे, उनके पास 500 एकड़ भूमि थी। तो 1967 में, क्योंकि वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा एक नियम बना था पंजाब में कि हार्डली 30 एकड़, मैक्सिमम 30 एकड़ ज़मीन ही, है ना, एक व्यक्ति रख सकते हैं। तो वो दो भाई थे, हेनरी और विलियम, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। तो उन्होंने गया सुप्रीम कोर्ट में और उनको द्वारा भी ये कहा गया कि क्या मतलब जो 13 और 368 है, क्या ये दोनों अलग है? अलग रहेगा तो इस तरह से तो मतलब कि संशोधन कर करके और कुछ भी मतलब कर देंगे, मौलिक अधिकार, सारा मौलिक अधिकार का ही हनन कर देंगे, है ना। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, दोनों अलग नहीं है, है ना, क्योंकि मौलिक अधिकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मौलिक अधिकार को हनन नहीं किया जा सकता है। इसलिए 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे अपना जजमेंट दिया कि 368 भी जो है
13 के अंदर आता है, क्योंकि उसमें भी एक्ट लगा ही हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट है कहीं ना कहीं वो, तो उसको भी 13 के अंदर रखा गया है। और यहाँ पे गोलकनाथ ब्रदर्स को जीत मिली, है ना। और इसी प्रकार केरल में अगर देखें तो वहाँ पे भी एक धार्मिक थे मठ, तो वहाँ पे और मठाधीश का नाम था केशवानंद भारती। तो मठ केरल सरकार ने भी वो नियम लगा कर किया और उनके ज़मीन को, जो भी थे मठ का ज़मीन था, उसको लेने का प्रयास किया। तो वहाँ पे वकील नानी पालकी वाला थे, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि धार्मिक अधिकार तो मौलिक अधिकार है ना। और प्रचार प्रसार करना और शिक्षा दीक्षा देना, है ना, भूमि अधिग्रहण जो भूमि था उस पर तो उनका मौलिक अधिकार है, इसको कैसे ये लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर तरह के अधिकार पे ये हो रहे थे, चाहे शैक्षणिक अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो, है ना। तो एक एक करके मौलिक अधिकार पे ही हनन किया जा रहा था संशोधनों के द्वारा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गोलकनाथ मामले में 11 जजों का बेंच बैठा था, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा 13 जजों का बेंच बैठा और यहाँ पे 7-6 से केशवानंद भारती को जीत मिली। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट को जो है ना संशोधन करने की या लॉ बनाने की शक्ति व्यापक तो है, परंतु असीमित नहीं है, और इससे मौलिक ढांचा के द्वारा सीमित किया जा सकता है। और यहीं से मौलिक ढांचा का कॉन्सेप्ट आया, है ना, कि संविधान संशोधन कर करके या लॉ बना करके आप कुछ भी कानून बना ले, लेकिन मौलिक ढांचा जो संविधान का है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान सभा ने बनाया है, ना कि पार्लियामेंट ने। संविधान लिखने की शक्ति आपको नहीं है कि नया आप उसमें ऐसा चीज़ जोड़ दो जो इसका स्वरूप ही बदल जाए संविधान का। आप इसमें संशोधन कर करके बस उसी हद तक कर सकते हैं जिससे कि लोक हित में हो, लेकिन मौलिक अधिकार और वैसे कुछ चीज़ जो संविधान की विशिष्टता जिसमें है ना, जो इसका मुख्य स्वरूप है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो मौलिक ढांचा का कॉन्सेप्ट ही लाया। तो सरकार ने बोला कि आखिर मौलिक ढांचा फिर है क्या, संविधान में तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है सीधे रूप से कि मौलिक ढांचा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मौलिक ढांचा वैसे विचार हैं, है ना, जो संविधान सभा के लोग को ऐसे विचार थे, है ना, जो इसमें अंतर्निहित हैं और समय समय पे इसका विवेचना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ऐसे मुख्य रूप से आपको अगर समझाए तो इसमें कहा कि जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है यह मूल ढांचा है, पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो अलग अलग शक्तियाँ हैं ये मूल ढांचा है। बाद में इन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू भी मूल ढांचा है ना, संविधान संशोधन की सीमित शक्ति भी मूल ढांचा है। तो मूल ढांचा के द्वारा फिर बाद में संविधान का जो शक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बचाया और काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद ये कॉन्सेप्ट संविधान में आया। और इस तरह से अब चूँकि बहुत ही ज़रूरी भी थी, एक तरफ सरकारों ने मौलिक अधिकार का हनन, यानी कि अगर इस तरह से हो तो कोई तानाशाही सरकार आकर के और अपने अनुसार संविधान का स्वरूप ही बदल दे। अगर मूल ढांचा ना हो, एक अगर सीमा ना लगाया जाए संविधान के संशोधन पे या लॉ बनाने की शक्ति पे, तो पार्लियामेंट तो फिर तानाशाह हो जाएगी। बहुमत के कोई भी सरकार जो है किसी भी प्रकार का संविधान में कोई भी चीज़ ऐड कर करके इसका स्वरूप बदल सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सूझबूझ से काम ले करके और 7-6 है ना के अनुपात से केशवानंद भारती में लोग जजमेंट दिए और मूल ढांचा का वहीं से कॉन्सेप्ट लाए। इसके बाद और भी वाद आए, जैसे मिनर्वा मिल बाद, बामन राव बाद में तो ये भी कहा गया कि जो 9वीं अनुसूची है, जिसको इन लोगों ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, तो इन्होंने कहा कि इसका भी जुडिशियल रिव्यू
होगा, क्यों नहीं होगा जुडिशियल रिव्यू। वैसे कोई भी चीज़ जो मौलिक ढांचा को छेड़छाड़ करेगी उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। आप संविधान संशोधन कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक क्या प्रस्तावना में भी कर सकते हैं, मौलिक अधिकार में कर सकते हैं, लेकिन जुडिशियल रिव्यू सभी पे होगा, है ना। और अगर ऐसा लगेगा कि मौलिक ढांचा के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है तो उसको उस सीमा तक शून्य माना जाएगा। और मौलिक ढांचा क्या क्या है, तो वैसे सभी चीज़ें, है ना। राष्ट्रपति का यहाँ तक कि आपातकाल लागू करना 352 भी मूल ढांचा है कि आप बिना लॉजिकली तर्कपूर्ण मुद्दे के बिना आप राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सकते हैं। न्यायपालिका की अभिन्न शक्ति जो है, कार्यपालिका, है ना, विधायिका का जो अलग अलग शक्तियाँ हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भारत का है, जो मौलिक अधिकार है, मूल ढांचा है। और भी इनके द्वारा कहा गया है कि समय समय पे अगर वैसा कुछ एक्ट्स बनेंगे तो उसका निर्वचन कर करके, और अगर ऐसा लगेगा ये मूल ढांचा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है तो बिल्कुल न्यायालय उसको रोक लगाएगी और उसको शून्य मानेगी वैसे कोई भी कानून को। ये कहीं ना कहीं नागरिकों के हित में फैसला है। और मूल ढांचा ये सुप्रीम कोर्ट का देन है, ये संविधान में कहीं लिखी हुई नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी थी। नहीं तो कोई भी तानाशाही सरकार आ करके और पूरे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर करके और पूरा संविधान का स्वरूप और उसकी जो विशिष्टता थी, जो संविधान सभा के लोगों का उसका उसमें जो अंतर्निहित कॉन्सेप्ट था, है ना, वो कहीं ना कहीं, है ना, समाज का ही रेखांकित करता है। तो इस तरह से मौलिक ढांचा का आज हमने चर्चा किया। फिर आगे कोई ना कोई टॉपिक ला करके हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।